हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ, बस अपने इसी कलेक्शन से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 40। अपनी गाड़ी में लक्ष्मी, कार्तिकेय और मूर्ति और दूसरी 2 गाड़ियों में इंस्पेक्टर राघवन, नीलवेणी और उनका काफिला चल रहा था। सुबह होते होते सभी शहर पहुंच गए। पूरी रात बहुत लंबी और थकाने वाली थी। मूर्ति अपनी गाड़ी घर की तरफ ले लेता है। इंस्पेक्टर राघवन भी नीलवेणी को छोड़ने उनके पीछे पीछे चल देते हैं। राधा अम्मा के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर राघवन नीलवेणी को अपने हाथों से उठाकर घर के अंदर नीचे बने कमरे में बेड पर सुला देते हैं। मूर्ति इंस्पेक्टर राघवन से कहता है, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सही समय पर हम लोगों की मदद की, वरना तो पता नहीं आज क्या हो जाता इन दोनों के साथ। इसमें थैंक यू की क्या बात है? उसकी बाजू को थपथपाते हुए कहते हैं, ये तो मेरा फर्ज था। तभी राधा अम्मा इंस्पेक्टर राघवन के पास आती है। इंस्पेक्टर, क्या आप कुछ कॉफ़ी वगैरह लेंगे? जी नहीं आंटी, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। तो कॉफ़ी फिर कभी? उधार रही आप पर ये कॉफ़ी। और सभी मुस्कुराने लगते हैं। जाते हुए लक्ष्मी और कार्तिकेय की तरफ देखकर कहते हैं, और तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और नीलवेणी का भी। तेजी से घर से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर राघवन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब तक अनंतनाग को होश आ चुका था। अपने हाथों में हथकड़ियां बंधी देख और भी खूंखार हो गया था और अपने हाथों से हथकड़ियां छुड़ाने का विफल प्रयास कर रहा था। वो गर्जना करने लग गया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे हथकड़ियां लगाने की? तुम्हें क्या लगता है ये साधारण सी हथकड़ियां मुझे पहनाकर तुमने जंग जीत ली है? बहुत गलत फहमी में हो तुम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर राघवन पीछे मुड़कर सिर्फ उसके चेहरे की तरफ चुपचाप देख रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। थकान होने की वजह से वो अनंतनाग के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते थे। पुलिस स्टेशन आने पर अनंतनाग को खींचकर निकाला गया जीप में से और उसे अंदर ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। पिछली बार क्या हुआ था पता है ना? इंस्पेक्टर राघवन ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई स्टिक अनंतनाग की तरफ करते हुए कहा, ये अपनी खोखली धमकी ना सुन ले अनंतनाग, किसी और को देना। अब तुझे मेरे चुंगल से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई मंत्री भी तुझे नहीं छुड़ा सकता। सीधे ऊपर से कोर्ट के ऑर्डर है तुम्हें पकड़ने के लिए, इसलिए अब सलाखों के पीछे रहने की आदत डाल ही लो तुम। ये सुनते हुए अनंतनाग को और तेज गुस्सा आ गया। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, बहुत दिनों तक ये तुम्हारा घमंड रहने वाला नहीं है। अनंतनाग गुस्से में जेल की सलाखों को जोरदार लात मारता है। इंस्पेक्टर राघवन उसकी तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान देकर अपने घर फ्रेश होने निकल जाते हैं और हवलदार को हिदायत देकर जाते हैं, सुनो श्रीनु, इसे ज़रा कॉफ़ी और नाश्ता पूछ लेना, वरना तो ये जंगली जानवर जैसा बर्ताव करने लग जाएगा। पेट में कुछ पड़ेगा तो दिमाग ठंडा होगा। इंस्पेक्टर राघवन जीप लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरफ मूर्ति के घर पर लक्ष्मी ने अपने अक्का को गर्म पानी से पूरी तरह उसका शरीर साफ कर नई साड़ी पहनाई और अपनी अक्का के बालों को कंघी से तय करने लगी। बार बार उसकी आंखें डबडबा रही थी अपनी अक्का को इस हालत में देखकर। राधा अम्मा कमरे में आती हैं। नीलवेणी की ऐसी हालत देखकर उनका जीव विचलित हो जाता है। दुखी मन से वो कहती हैं, इस तरह पश्चाकृत करने वालों को तो भरी जनसभा में जिंदा जला देना चाहिए, जिससे अंदर दया का एक कतरा भी ना हो, उसके अंदर खून का एक कतरा भी ना बचे, ऐसी सज़ा उसे देनी चाहिए। बेटा लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, आज ही हम नीलवेणी को अस्पताल ले जाएंगे। मेरे कुछ एनजीओ को मदद करने वाले जान पहचान के दोस्त हैं, जिससे नीलवेणी के इलाज में आसानी होगी। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ जाती है। यह सुनकर राधा अम्मा के गले से लिपट जाती है। ममतामयी मुस्कान देकर राधा अम्मा उसकी पीठ को सहलाती हैं। राधा अम्मा, आपसे एक बात और करनी थी। बोलो, क्या बात है लक्ष्मी? और तुम कब से हिचकिचाने लगी मुझसे? वो मैं कह रही थी राधा अम्मा,
ज़रा संकोच भरे स्वर में लक्ष्मी बोली, क्या आप अक्का के ठीक हो जाने के बाद उन्हें आपके एनजीओ में रहने देंगी? मैं भी उनके साथ वही रहूंगी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है लक्ष्मी? मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ये एनजीओ मैंने बनाया है इसलिए ताकि सताई और पीड़ित लड़कियाँ और औरतों के लिए मैं कुछ काम आ सकूँ, और वहाँ रहने के लिए तुम्हें मेरी आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहे वहाँ जा सकती हो अपनी अक्का के साथ, और यदि चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो बच्चे। ये बात सुनकर लक्ष्मी ने राधा अम्मा को फिर से कसकर झप्पी दे दी। राधा अम्मा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए एक मुस्कान भरी और बोली, पगली कहेगी, चलो अब उठो, नाश्ता तैयार हो गया है, कॉफ़ी तैयार हो गई है, तुम भी थोड़ा खा लो। और मैं कब से कार्तिकेय और मूर्ति को बुला रही हूँ, ज़रा देखो तो वो लोग आए क्यों नहीं? दोनों को बुला लाओ। लगता है दोनों ही कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं। उनसे कहो पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद वापस सो जाए। लक्ष्मी बड़ी विनित सी मुस्कान देकर कमरे से बाहर निकलकर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी, आवाज़ लगाते हुए लक्ष्मी सीधे कार्तिकेय के कमरे में घुस जाती है और अपने सामने कार्तिकेय को सिर्फ तौलिए में देखकर लक्ष्मी तुरंत अपनी आंखें भींचकर दांतों तले जीभ दबाकर तेजी से उसके विरुद्ध दिशा में घूम जाती है और अपनी उंगलियों को झटकते हुए अय्यो अम्मा मुंह से चिल्लाने लग जाती है। कार्तिकेय, जो कि अभी अभी नहाकर बाहर निकला था, जो कि सिर्फ तौलिए में था और आईने के सामने अपने बाल सुखा रहा था, उसी वक्त लक्ष्मी को अचानक यूं कमरे में देखकर कार्तिकेय खुद भी झेंप जाता है और फटाफट बिस्तर पर पड़ा हुआ शर्ट बाहों पर चढ़ा लेता है, बिना बटन बंद किए हुए। लक्ष्मी के पास आकर सामने खड़ा हो जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम ऐसे ही सीधे कमरे के अंदर घुस जाती हो? लक्ष्मी की आंखें अब भी बंद थी। लक्ष्मी बिना आंखें खोले कार्तिकेय को कह रही थी, माफ़ कीजिए कार्तिकेय जी, मुझे पता नहीं था आप नहाने गए हैं। वो तो मुझे राधा अम्मा ने नाश्ते के लिए आपको बुलाने भेजा था। कार्तिकेय लक्ष्मी के और पास आ जाता है, उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर कहता है, तुम आंखें खोल सकती हो लक्ष्मी? लक्ष्मी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कार्तिकेय को अपना इतना करीब पाकर लक्ष्मी की सांसें उखड़ने लग गई। कार्तिकेय के बदन से एक महकी महकी खुशबू आ रही थी। उसके शैम्पू किए हुए बालों से पानी टपक रहा था। कार्तिकेय के उसके कंधों पर हाथ रखने से लक्ष्मी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज चलने लग गई। दिल इतनी ज़ोरों से धड़कने लग गया कि उसके कानों तक धक धक आवाज़ सुनाई दे रही थी। कार्तिकेय अपनी नशीली आंखों से लक्ष्मी की आंखों की गहराई नाप रहा था। कार्तिकेय अपना चेहरा लक्ष्मी के चेहरे के और करीब ले आया। अब उसकी गर्म सांसें लक्ष्मी के चेहरे से टकरा रही थी, जिसे वो महसूस कर पा रही थी। कार्तिकेय ने बिना आवाज़ के लक्ष्मी के कानों में हल्के शब्दों में उच्चारण किया, क्या तुम हमेशा ही ऐसे सभी के कमरों में घुस जाती हो लक्ष्मी, या सिर्फ मेरे कमरे में ही घुसने का बहाना ढूंढा तुमने? लक्ष्मी बेचारी अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाए गर्दन को नाम हिला रही थी। कार्तिकेय का चेहरा इतना नज़दीक आ चुका था कि उसके चेहरे की गर्मी को साफ महसूस कर पा रही थी। लक्ष्मी ने हमेशा की तरह अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा रखा था और बेचैन हुई जा रही थी। अचानक लक्ष्मी बहुत असहज महसूस करने लग गई। अभी उसके दिमाग में यादों के पटल पर बुरी यादें दर्ज थी। वो कार्तिकेय के साथ रहना भी चाहती थी, पर कोई चीज़ उसे असहज महसूस करा रही थी। लक्ष्मी तीव्र गति से अपने कंधों से कार्तिकेय के हाथों को झटक कर कमरे से बिजली की तरह भाग गई। कार्तिकेय भागती हुई लक्ष्मी को अवाक नज़रों से देखता ही रह गया और न चाहते हुए भी उसे अपनी इस हरकत पर पछतावा हुआ। लक्ष्मी कमरे के बाहर जाकर एक दीवार से सटकर झुकी सी खड़ी हो गई। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लग गई, हाँफने लग गई और अपनी हथेली को सीने पर रख अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दूसरे कमरे से मूर्ति तैयार होकर बाहर निकला। लक्ष्मी को इस तरह से देख तेजी से वो लक्ष्मी के पास आया। अरे लक्ष्मी! अपना नाम सुनकर लक्ष्मी एकदम चौंक जाती है और आंखें खोलती है तो मूर्ति को सामने खड़ा पाती है। उसे देखकर लक्ष्मी थोड़ा स्वस्थ होती है। अपनी आगे आई हुई लटों को कानों के पीछे लगाते हुए उससे नजरें चुराते हुए कहती है, जी जी भैया।
तुम इतनी हाफ क्या रही हो भाई? कुछ नहीं भैया, वो तो बस यहाँ मैंने छिपकली देख ली ना, इसलिए डर गई थी। ये सुनकर मूर्ति ने अपने दोनों हाथों को हवा में उछाला। वाह भाई, तुम तो गांव की लड़की हो और एक छिपकली से डर गई। कमाल हो तुम यार, कमाल। और कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम ऊपर क्यों आई थी? वो भैया, राधा अम्मा आप दोनों को नीचे नाश्ते के लिए कब से बुला रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आप लोगों को बुलाने के लिए। तो चलो, मैं तो तैयार हूँ। कार्तिकेय कहाँ है? जाओ उसे भी बुला लाओ। कार्तिकेय का नाम सुनकर लक्ष्मी मानो लज्जित सी हो गई और बिना कुछ कहे वहां से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली जाती है। मूर्ति को उसका यह बर्ताव बहुत अजीब लगा। उसे जाते हुए देख अपना मुंह बनाने लगा। कार्तिकेय के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे के बाहर से उसने आवाज दी, कार्तिकेय चलो भाई, अम्मा नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। हाँ भाई तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूं। भाई तुम यहाँ इतने बुझे बुझे से क्यों लग रहे हो? वहां बाहर लक्ष्मी भी अजीब हरकतें कर रही है। कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? कोई लड़ाई झगड़ा? कार्तिकेय मूर्ति के सवालों के जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसने सिर्फ अपनी गर्दन ना में हिला दी। सभी नीचे नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। राधा अम्मा दोनों को नाश्ता परोसती है, पर वहां लक्ष्मी की गैर मौजूदगी को कार्तिकेय की आंखें तलाश रही थी। देवदासी चैप्टर 41। कार्तिकेय और मूर्ति दोनों नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। राधा अम्मा दोनों को नाश्ता परोसती है, पर वहां लक्ष्मी की गैर मौजूदगी कार्तिकेय की आंखें भांप लेती है। लक्ष्मी को सामने ना पाकर कार्तिकेय बेचैन हो जाता है। चलो बच्चों खाओ। वो राधा अम्मा, लक्ष्मी कहाँ है? बेटा वो नीलवेणी के पास बैठी है, कह रही थी वही अपना अक्का के साथ बैठकर नाश्ता करेगी। कार्तिकेय को लक्ष्मी की बात अच्छी नहीं लगी। इस बात के लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। खाने का मन तो उसका बिल्कुल नहीं था, पर पेट के लिए थोड़ा आधार पाने के लिए उसने बेमन से ही नाश्ता किया। अच्छा तो तुम लोग क्या करने वाले हो? नीलवेणी को कहाँ एडमिट करना है, कुछ सोचा है? राधा अम्मा ने मूर्ति और कार्तिकेय की तरफ प्रश्नसूचक नज़रों से देखकर पूछा। मूर्ति मुंह में निवाले डाले बोलने लगा, हाँ अम्मा, मैंने सिटी अस्पताल में बात कर ली है डॉक्टर से। उन्होंने कुछ देर बाद लक्ष्मी को वहाँ चेकअप के लिए बुलाया है। क्या आपने आपकी जान पहचान वालों से बात कर ली है पैसों के लिए, हेल्प के लिए? हाँ बेटा, 2-4 लोगों से बात की है। उन्हीं लोगों से बात की है जो हमेशा हमारी एनजीओ के लिए मदद करते हैं, और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है मदद का। देखते हैं इनमें से कोई एक तो मान ही जाएगा। मूर्ति ने फिर निवाला निगलते हुए पानी का गिलास हाथ में लेकर बोला, चलो अम्मा, अच्छा है, कोई मदद के लिए आगे तो आएगा। तो नीलवेणी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, वरना तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही, और तुम ये निवाला निगलते हुए बात मत किया करो प्लीज़। कितनी बार कहा है तुमसे, खाना गले में अटक सकता है, ज़रा ध्यान से। या तो पहले खा लो या तो पहले बात कर लो। अब भी बच्चों की तरह ही खाते हो, ज़रा भी नहीं बदले। अरे अम्मा, अब फिर से ज्ञान देना मत शुरू कर दो यार। ये लड़का भी ना कभी मेरी नहीं सुनता। कहते हुए राधा अम्मा उठकर कॉफ़ी लेने रसोई घर में चली जाती हैं। कॉफ़ी लेकर आते हुए, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, आवाज़ लगाती है, पर लक्ष्मी कोई उत्तर नहीं देती। तभी कार्तिकेय उठ खड़ा होता है। लाइए राधा अम्मा, मैं लक्ष्मी को अंदर कॉफ़ी देकर आता हूँ। राधा अम्मा मुस्कुराकर एक कप में कॉफ़ी उड़ेलती हैं। ठीक है बेटा, लो तुम ही दे आओ। पता नहीं क्या हुआ है उसे, एकदम गुमसुम सी बैठी है कब से। लगता है उसे अपनी नीलवेणी अक्का की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, या तो कल जो कुछ भी वहाँ हुआ उस वजह से वो ज़्यादा परेशान हो गई है। कार्तिकेय अपना और लक्ष्मी का कॉफ़ी कप लेकर अंदर वाले कमरे में चला जाता है जहाँ नीलवेणी और लक्ष्मी थी। कमरे में जाते ही कार्तिकेय ने लक्ष्मी को किसी गहरी सोच में पाया, क्योंकि कार्तिकेय के कमरे में प्रवेश का लक्ष्मी को पता ही नहीं चला। कार्तिकेय ने दोनों हाथों में कप पकड़े हुए लक्ष्मी को पुकारा, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल सच में वो किसी गहरी सोच में थी कि उसे अपना नाम पुकारना भी सुनाई नहीं दिया। कार्तिकेय लक्ष्मी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके पास कॉफ़ी के दोनों कप रख दिए।
कार्तिकेय ने देखा तो पास में नाश्ते की प्लेट वैसे की वैसे ही रखी पड़ी थी। लक्ष्मी ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया था। तभी लक्ष्मी की तल्लीनता भंग होती है और कार्तिकेय को सामने देख खड़ी हो जाती है। अरे कार्तिकेय जी, आप यहाँ? नजरें उसकी नीचे ही थी। अभी कुछ देर पहले जो कार्तिकेय के कमरे में हुआ था उससे वो थोड़ा लज्जित सी थी। मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती कॉफ़ी लेने। तुम्हें ही तो बुला रहे थे सब बाहर कब से, पर तुम हो कि पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हो। तुम्हें किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ा। वैसे तुम आई क्यों नहीं बाहर आज नाश्ता करने? बड़े ही संकोच भरे स्वर में लक्ष्मी बोली, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए। वो मैं अक्का के साथ बैठना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। नहीं, झूठ, एकदम झूठ, सफ़ेद झूठ बोल रही हो तुम लक्ष्मी। तुम अक्का के साथ बैठना चाहती थी इसीलिए तुम बाहर नहीं आई, बल्कि जो कुछ भी ऊपर कमरे में हुआ उसकी वजह से तुम बाहर नहीं आई। दरअसल लक्ष्मी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी थी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम फिलहाल किस दौर से गुजर रही हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी। मुझे सच में अपने किए पर शर्मिंदगी है। कार्तिकेय ने अपने दोनों हाथ लक्ष्मी के सामने जोड़ दिए। अरे नहीं नहीं कार्तिकेय जी। लक्ष्मी ने तुरंत अपनी दोनों हथेलियों के बीच कार्तिकेय के जोड़े हुए हाथों को पकड़ लिया, जिनमें बहुत गर्माहट थी। आप ऐसा मत बोलिए कार्तिकेय जी, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मैं देवदासी हूँ, मुझे समझना चाहिए। मैं कैसे आपके लायक हो सकती हूँ? आप ठहरे बड़े ज़मींदार। आपके पीछे तो किसी भी पढ़ी लिखी रूपवती और अमीर लड़कियों का तांता लग सकता है। आखिर मैं होती ही कौन हूँ? मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। आखिर आपने मेरी जान बचाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपके गले पड़ जाऊं। यह सुनकर कार्तिकेय ने अपने हाथ छुड़ाकर लक्ष्मी की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर किया। लक्ष्मी, फिर कभी ऐसी बात की ना तो मैं सच में तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा और तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुमसे बात तक नहीं करूंगा। लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का सपना देखा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन गहरी आंखों में अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर लक्ष्मी को यकीन नहीं हो रहा। उन गहरी आंखों में प्यार के हिलोरे थे, प्यार के मौजे थे। पर छोटे मालिक, अब पर वर कुछ नहीं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मेरी पसंद तो तुमने जान ली, पर तुम्हारी पसंद भी तो जाननी ज़रूरी है ना। मैं तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता, इसलिए बाकी की बातें हम फुर्सत से करेंगे। और अब मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें असहजता महसूस हो। सुन लिया तुमने? ये सुनकर लक्ष्मी भाव विभोर होकर बड़ी मासूमियत से कार्तिकेय के सीने पर ढल जाती है। अब चलो भी, कॉफ़ी कब से ठंडी हो रही है। दोनों कप उठाकर कॉफ़ी का एक एक घूंट भरते हैं और एक दूसरों की आंखों में चमक को साफ देख पा रहे थे। सोई हुई नीलवेणी निशब्द आज उनके पहले पहले प्यार की गवाह बनी हुई थी। दोनों चेहरे पर चमक लिए कमरे से बाहर आते हैं कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद। तभी मूर्ति जल्दी जल्दी में कार्तिकेय से कहता है, अरे कार्तिकेय भाई, जल्दी करो, हमें नीलवेणी को भी तो अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर से आज का अपॉइंटमेंट है यार। लक्ष्मी उम्मीद भरी नज़रों से कार्तिकेय को देखती है। कार्तिकेय समझ जाता है कि वो भी अपने अक्का के साथ जाना चाहती है अस्पताल। क्या तुम्हें भी साथ आना है लक्ष्मी? लक्ष्मी मासूम बच्चों की भांति हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। तीनों तैयार होकर नीलवेणी को अस्पताल ले जाते हैं। राधा अम्मा घर पर ही रुकती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद कार्तिकेय मूर्ति से पूछता है, वैसे कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है भाई तुमने? अरे भाई, यहाँ के जाने माने न्यूरो सर्जन है ना डॉक्टर रंगनाथन। हाँ बस वही, मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है भाई और यूएई रिटर्न है, बहुत नाम है उनका यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। कार्तिकेय एक लंबी सांस लेकर कहता है। तभी वार्ड बॉय उन्हें बुलाने आता है। चलिए सर, आपका अपॉइंटमेंट है अब।
लक्ष्मी बाहर ही बैठती है। कार्तिकेय और मूर्ति अंदर केबिन में चले जाते हैं और दूसरी तरफ कोमा में होने की वजह से नीलवेणी को टेस्टिंग रूम में सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। मूर्ति और कार्तिकेय दोनों एक के बाद एक डॉक्टर रंगनाथन को हेलो कहते हैं। हेलो सर। प्रतिवादन में डॉक्टर रंगनाथन मुस्कुराकर हामी भरते हैं और कहते हैं, हैव अ सीट जेंटलमैन। डॉक्टर रंगनाथन, जो कि करीबन 40 से 45 वर्ष की आयु के रहे होंगे, शरीर से एकदम फिट, रंग काला, बाल घुंघराले। हाँ, आगे के बाल थोड़े कम हो चुके थे, पर पर्सनालिटी डॉक्टर वाली थी। एक तेज था उनके चेहरे पर, बातों में सौम्यता। इतने बड़े न्यूरोसर्जन होने के घमंड का चेहरे पर लेश मात्र भी नामो निशान नहीं था। कार्तिकेय कहता है, सर, मैं नीलवेणी यानी पेशेंट का भाई हूँ, और नीलवेणी के साथ जो घटना घटी वो सारी उसने डॉक्टर रंगनाथन के सामने शुरुआत से अंत तक रख दी, और तब से वो इसी तरह बेहोश है। इसकी तस्दीकी। इस घटित घटना को सुनने के बाद डॉक्टर रंगनाथन का चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है और कुछ क्षण बाद बोलना शुरू करते हैं। यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है। वो अपने दोनों हाथों की कोहनियों को टेबल पर टिकाए हुए दोनों से हाथ के इशारों के संग बातें कर रहे थे, और आपने कहा कि ये काफ़ी दिनों से है। इसे हम साधारण आम जिंदगी में कोमा भी कहते हैं। हम इनके कुछ टेस्ट करने होंगे और सबसे पहले तो इनका सीटी स्कैन करना होगा। इसके बाद हम एमआरआई भी करेंगे हमारी तसल्ली के लिए। सर में अंदरूनी चोट की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है, और ये अंदरूनी चोटें कहाँ कहाँ है, खून का रिसाव कहाँ से हो रहा है, यह हमें टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। कोमा में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति आसपास की सारी गतिविधियां महसूस कर सकता है या सुन सकता है, और सिर्फ शरीर काम नहीं करता। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर काम करता है, यानी कि दिल धड़कता है और आंखें भी साथ में खुली होती है, पर आसपास क्या हो रहा है पेशेंट को कुछ पता नहीं होता। ऐसे में मरीज को हम ब्रेन डेड कहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी सिस्टर के साथ इन सब में से कौन सी वाली परिस्थिति है, वो हमें सारे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अपने पास पड़े हुए केस पेपर पर डॉक्टर रंगनाथन सारे टेस्ट लिख देते हैं, जिसे कार्तिकेय के हाथ में थमाकर कहते हैं, इस प्रिस्क्रिप्शन को सिटी स्कैन रूम में जाकर इसे वहाँ के सुपरवाइज़र को दे दीजिएगा, और सारे टेस्ट आने के बाद ही पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है इस बात का पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर, कार्तिकेय कहता है। डॉक्टर रंगनाथन फिर से एक बार मुस्कुराकर हामी देते हैं और पलकें झपकाते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर सिटी स्कैन रूम में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी भी साथ चल देती है दोनों के। आखिरकार सिटी स्कैन में नीलवेणी के रिपोर्ट्स क्या आने वाले हैं, आगे जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।